नमस्कार सभी दोस्तों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान राज्य का जो इतिहास विषय है, उस राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन चौहान वंश के ऊपर मित्रों चर्चा कर रहे थे और चौहान वंश की स्थापना के बारे में अपने देखा। उसके बाद में प्रारंभिक सांबर के चौहान देखे थे और सांबर के चौहानों के बाद में कल अपन ने अजमेर में प्रवेश किया था और मैंने बताया था कि 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की जाती है अजय राज के द्वारा। और उसी समय जैसे ही अजमेर की स्थापना होती है 1113 ईस्वी में मित्रों, चौहानों की जो पहली राजधानी थी वो अही छत्तरगढ़ यानी जो नागौर थी, उसको अब बताओ नागौर से कहां पर बना दिया गया था? अजमेर बना दिया गया था। अजमेर राजधानी बनते ही दोस्तों 1113 में अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण होता है। उसी दुर्ग को अपन ने प्रारंभिक समय में अजय मेरू दुर्ग कहा था। उसके बाद मैंने कहा कि यह बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गढ़ बीटली कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों समय बीता, समय बीतने के साथ ही दुर्ग की जो हालात थी, पृथ्वीराज चौहान यहां से चला गया था 1192 में तराइन का युद्ध हारने के बाद। उसके बाद इस दुर्ग की कोई देखभाल करने वाला था नहीं और दुर्ग मित्रों बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया था। उस समय इस दुर्ग का जो जीर्णोद्वार करवाया जाता है वो करवाया जाता है अपने मेवाड़ का राजा, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं। मित्रों, उसी उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किया। आपने देखा था कि बिशप हेबर ने इसी तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, इसी दुर्ग को राजपुताना की कुंजी कहते, इसी को राजस्थान का हृदय कहते और इसी दुर्ग को अरावली का अरमान कहते। उसके बाद मैंने अजय राज के बारे में बताया कि इसने चांदी के सिक्के चलाए, अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सोमलवती सिक्के चलाए, खुद के नाम पर अजय देव सिक्के चलाए, श्री अजय देव सिक्के चलाए, प्रेम सिक्के चलाए। और उसके बाद ये राजनीति से संन्यास लेके यहां से कहां चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। 1133 ईस्वी में जब इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो इनके स्थान पर इनके पुत्र शासक बने थे अर्णोराज। मित्रों, अर्णोराज 1133 से 53 ईस्वी तक शासन करते हैं। अर्णोराज के काल में अपन ने देखा इनकी उपाधि कवि बंधु, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। इसके अलावा अपन ने देखा था कि अर्णोराज के काल में एक तो अपने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, लेकिन अर्णोराज खुद जो है आबू के पास में अपने गुजरात के शासक चालुक्य वंश के शासक अब कुमारपाल से पराजित होता है। उसके बाद जब गुजरात के साथ संबंध खराब हो गए तो गुजरात के ही शासक जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह जो है वो बताओ किसके साथ करवाया था? वो विवाह करवाया था अपने अर्णोराज के साथ करवा दिया। उसके बाद मैंने कहा तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। अर्णोराज ने तुर्की आक्रांत जो है वो तुर्की आक्रांता जो है उन तुर्की आक्रांताओं का कत्लेआम किया था और कत्लेआम करके उनके खून को साफ करवाने के लिए चंद्रा व बांडी नदी के पानी को रोक करके एक झील बनाई 1137 ईस्वी में। उस झील को अपन अन्ना सागर झील कहते हैं। उसके बाद मित्रों मैंने कहा था कि ये अन्ना सागर झील के किनारे 12 दरी बनी हुई है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया और इसी के किनारे एक दौलत बाग बना हुआ जिसका निर्माण जहांगीर ने अपने प्रसिद्ध चित्रकार दौलत खां की स्मृति में करवाया। और उसी दौलत बाग का वर्तमान जो परिवर्तित नाम कर दिया गया है, वर्तमान परिवर्तित नाम कौन सा उद्यान हो गया है? सुभाष उद्यान हो गया है। यहां तक मित्रों अपन ने पढ़ा और उसके लास्ट में अपन ने देखा था कि अर्णोराज की जो हत्या होती है वो अर्णोराज की हत्या मित्रों किसके द्वारा कर दी जाती है? उसके पुत्र का नाम क्या है? उसके जो पुत्र है, पुत्र का नाम था मित्रों जगदेव। और जो इतिहास में अपने पिता की हत्या करे उसे मित्रों पितृहंता कहते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए मित्रों जगदेव शासक बनता है, लेकिन इतिहास गवाह है जिसने अपने पिता की हत्या की है उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है और जगदेव की आकाशीय बिजली गिरने से मित्रों मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में दोस्तों अगला जो मेवाड़ का शासक बनता है
थोड़ी समय के लिए बनाता 1153 से लगा कि 58 तक जगदेव, लेकिन जगदेव के काल में कोई भी ऐतिहासिक निर्माण कार्य नहीं होता है। जगदेव के बाद में जो अगले शासक बनते हैं दोस्तों, उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। तो अगले शासक के ऊपर मित्रों अपन चर्चा करते हैं। अगले जो शासक है उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं को अपन कहते हैं दोस्तों बिसल देव। बताओ, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? बिसल देव। दोस्तों, महाराज अपने अर्णोराज की उपाधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्णोराज की एक उपाधि थी महाराजाधिराज। कवि बांधव अर्णोराज की उपाधि नहीं थी। अर्णोराज की दो उपाधियां थी, एक तो अपने लिखी थी महाराजाधिराज की, और एक उपाधि उनकी और थी महाराजाधिराज परमेश्वरम परम भट्टारक। उस उपाधि को मैंने कहा था लिखेंगे सही समय आने पर। तो मित्रों देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव का जो शासन काल है 1158 से लगा करके 1163 तक है। जो अजमेर के चौहान शासक बनते हैं, इनका नाम बताइएगा दोस्तों क्या है? इनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। के बारे में ध्यान रखना है। अब देखना, विग्रहराज जो चतुर्थ है, इनके बारे में अपने को क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ध्यान से समझना है। अपने मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा के आराम से देखिएगा। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सबसे पहले तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि क्या थी। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि थी, इस उपाधि का नाम था कवि बांधव। विग्रहराज जो चतुर्थ है, इस विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि और उपाधि का नाम था मित्रों कवि बांधव या कवि बंधु भी कहा जाता है। कवि बांधव या कवि बंधु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि ये कवियों का मित्र था। बंधु का अर्थ क्या होता है? मित्र। कवियों का, विद्वानों का आश्रयदाता या विद्वानों या कवियों का शरणदाता किसको कहा जाता है? विद्वानों या कवियों का शरणदाता मित्रों ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, क्योंकि इसको कवियों से प्रेम था। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा मित्रों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, विग्रहराज चतुर्थ जो है इसके बारे में दूसरा बिंदु अपने को ध्यान में रखना है, इसके इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है। मित्रों, इसके इतिहास की जो जानकारी मिलती है दो प्रमुख ग्रंथों से मिलती है। और ध्यान रखिएगा, इतिहास की जानकारी, एक ग्रंथ जो है, एक ग्रंथ का नाम है मित्रों ललित विग्रहराज। ग्रंथ का नाम बताओ कौन से विग्रहराज है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। और ये जो ललित विग्रहराज है दोस्तों, इसको लिखा किसने था? सोमदेव ने। यानी आप यहां से यह भी कह सकते हैं कि सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था मित्रों? ललित विग्रहराज। क्या है ललित विग्रहराज ग्रंथ में मित्रों? ध्यान रखना, इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ। यहां पर ध्यान रखना, यह जो ललित विग्रहराज ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ, देसल देवी के साथ, देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रेम प्रसंग का वर्णन। मित्रों, पहला जो इनके संबंध में जो ग्रंथ मिलता है वो ग्रंथ मिलता है दोस्तों ललित विग्रहराज। और जो ललित विग्रहराज ग्रंथ है, उस ललित विग्रहराज ग्रंथ को लिखा था सोमदेव ने। इस ग्रंथ में मित्रों इंद्रपुर यानी काल्पनिक जगह, उस इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन है। और इन्हीं के काल में मित्रों दूसरा प्रमुख ग्रंथ मिलता है, ध्यान रखना, दूसरा मिलता है बिसल देव रासो। दूसरा जो ग्रंथ मिलता है इन्हीं के शासन काल में, उस ग्रंथ का नाम मित्रों बताओ कौन सा है? बिसल देव रासो। और अगर आपसे पूछा जाए बिसल देव रासो किसने लिखा, तो मित्रों जो बिसल देव रासो ग्रंथ लिखा जाता है, यह बिसल देव रासो ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा जाता है? नरपति नाहले के द्वारा। नरपति नाहले भी इनके दरबारी विद्वान, पहले दरबारी विद्वान सोमदेव और दूसरे दरबारी विद्वान थे नरपति नाहले। और इसमें देखना दोस्तों उड़ीसा के भोज परमार की पुत्री, मित्रों यहां पर ध्यान क्या रखना है? उड़ीसा के भोज परमार की पुत्री, उड़ीसा के भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ प्रेम का वर्णन। पुत्री राजमती, यहां पर जो इस ग्रंथ में मिलता है उस महिला का पात्र का नाम तो है राजमती। उड़ीसा के भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ प्रेम का वर्णन, राजमती के साथ
प्रेम का वर्णन मित्रों ध्यान रखना, और जो प्रेम का वर्णन है वो प्रेम का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है बिसल देव रासों में, जबकि इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम प्रसंग का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है मित्रों ललित विग्रहराज में। और इस साथ के साथ ये भी याद रखना कि विग्रहराज चतुर्थ खुद ने एक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा। बताओ संस्कृत भाषा में कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नाटक लिखा। इसका विशेष ध्यान रखना, हरिकेली ये ले है, हरिकेली नाटक लिखा। इस खुद ने तो एक नाटक लिखा, दो इसके दरबारी विद्वान थे सोमदेव और नरपति नाले, इन्होंने दोनों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में क्या क्या वर्णन है और इसकी उपाधि मित्रों कौन सी थी? कवि बंधु थे। एक बार ये सामान्य जानकारी लिखें, फिर चलते हैं आगे। अब देखना, ये अपने विग्रहराज चतुर्थ जो है, उस विग्रहराज चतुर्थ की ध्यान रखिएगा। ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में साधारण जानकारी थी। अब दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अगला बिंदु अपने को और ध्यान रखना है। दो तीन बिंदु अपने को महत्वपूर्ण विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ध्यान रखने हैं। पहले अगर अपन जो है इसके निर्माण कार्य देख लेते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में ज्यादा कोई बड़ा शासक नहीं है, छोटा सा शासक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में पद्मनाभ ने विग्रहराज चतुर्थ के काल में पद्मनाभ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया, या अजमेर के स्थान पर सीधा लिख सकते हैं पद्मनाभ ने चौहान साम्राज्य में, पद्मनाभ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया, अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया, साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसकी अध्यक्षता या जिसका सभापति, जिसकी अध्यक्षता सोमदेव ने की। ध्यान रखिएगा ये सोमदेव कौन है? जिसकी अध्यक्षता सोमदेव ने की। मित्रों ये सोमदेव कौन है? ये सोमदेव है अपने विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान, जिसने अभी अभी अपन ने देखा था कौन सा ग्रंथ लिखा था मित्रों? ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। मित्रों अगला इसी के काल में अपने को याद रखना है, अगला बिसलपुर सागर का निर्माण करवाया। बताओ कौन से सागर का निर्माण करवाया? बिसलपुर सागर का क्या करवाया था? बिसलपुर सागर का निर्माण करवाया।
और बिसलपुर सागर का जो निर्माण करवाया जाता है वो बिसलपुर सागर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया जाता है और इसी बिसलपुर सागर को वर्तमान में बिसलपुर बांध भी कहा जाता है। बिसलपुर सागर के पास में मित्रों बिसलपुर नामक एक कस्बा भी बसाया था और ये जो बिसलपुर सागर है वर्तमान में मित्रों ध्यान रखना कहां पर पड़ता है, वर्तमान में पड़ता है टोडा रायसिंह गांव। बताओ कौन से गांव में, टोडा रायसिंह गांव। और टोडा रायसिंह गांव दोस्तों कौन से जिले में आता है, टोंक जिले में आता है। अगला बिंदु मित्रों अपने को ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में, विग्रहराज चतुर्थ के काल में नागौर में, मित्रों ध्यान रखना कहां पर, नागौर में। विग्रहराज चतुर्थ के काल में नागौर में चोखा महल का निर्माण हुआ। चोखेलाव महल नहीं है, चोखेलाव जोधपुर में है, चौका महल का निर्माण हुआ। यह सारी इसकी स्थापत्य कला है जो अपने को याद रखनी है। चोखा महल का क्या होता है मित्रों, चौका महल का निर्माण हुआ। यह भी बताओ किसके काल में हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ के काल में। ये सारे के सारे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अपने को किसके बारे में याद रखने हैं, विग्रहराज चतुर्थ। पहला, अजमेर में विद्वानों का आश्रयदाता था, इस कारण विद्वानों के कवियों के कहने पर साहित्य सम्मेलन इसके दरबारी विद्वान पद्मनाभ ने आयोजित करवाया था। यह पद्मनाभ इसका सलाहकार था, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की थी इसके दरबारी विद्वान जिसका नाम क्या था, पर सोमदेव ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा मित्रों, बनास नदी के किनारे बिसलपुर सागर का निर्माण करवाया। बिसलपुर सागर का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि उस समय दिल्ली तक का जो भौतिक भूभाग था उसके अधिकांश क्षेत्रों पर इस विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार कर लिया था और पेयजल आपूर्ति के लिए एवं उस समय हल्का अकाल था, उस हल्के अकाल रात या सीधा सा कह सकते हैं कोई भी निर्माण कार्य होता तो उसमें किसी ना किसी श्रमिक को रोजगार तो मिलता ही मिलता है। रोजगार कोई कारण नहीं था, मुख्य उद्देश्य था पेयजल आपूर्ति के लिए इस बांध का निर्माण करवाया। और नागौर में मित्रों इसने कौन से महल का निर्माण करवाया था, चोखा महल का क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। यहां तक के फैक्ट पढ़ने के बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु अपन क्या देखेंगे, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बताओ अजमेर में कौन सी पाठशाला, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया गया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और ये जो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये निर्माण करवाने वाला जो चौहान शासक था विग्रहराज, लेकिन ये पाठशाला वर्तमान में अस्तित्व में नहीं रही। मित्रों देखिए इस पाठशाला के बारे में 2-3 फैक्ट अपने को याद होना चाहिए। ये जो संस्कृत पाठशाला है इसके बारे में आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय के काल में, मित्रों ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय के काल में, जब अपन आगे पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे, पृथ्वीराज तृतीय के काल में इस पाठशाला में 85 प्रकार के विषय, पाठशाला में 85 प्रकार के विषय, 85 प्रकार के विषयों का 85 प्रकार के विषयों का अध्यापन करवाया जाता। मित्रों यह भी ध्यान रखिएगा
85 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते। किस शासक के काल में? पृथ्वीराज तृतीय के काल में। जब यह पाठशाला बनी थी तब तो इस यहां पर लोगों को शिक्षा के लिए कम ही सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय था, उसने इन सुविधाओं का विस्तार करते हुए दोस्तों यहां पर कुल कितने प्रकार की पाठशालाओं का निर्माण करवाया, कितने प्रकार के विषयों का अध्यापन शुरू करवा दिया था? 85। इसीलिए मित्रों ध्यान रखना, पृथ्वीराज के काल में इसे सरस्वती कंठाभरण कहा गया। यह भी ध्यान रखना, 85 प्रकार के विषय होने के कारण पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में इसे सरस्वती कंठाभरण है, यानी सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण कहा गया। यह भी मित्रों अपने को ध्यान में रखना है कि 85 प्रकार के विषय अध्यापन होने के कारण इस पाठशाला को किस नाम से जाना गया था? सरस्वती कंठाभरण के नाम से भी जाना गया था। इसके बाद मित्रों ये जो संस्कृत पाठशाला है, इस संस्कृत पाठशाला को मित्रों ध्यान रखना 1199 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1199 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा कर, इस पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। बताओ कितने दिन का झोंपड़ा बनाया? 2.5 दिन का क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। मित्रों यह भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो संस्कृत पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला को पृथ्वीराज के काल में तो अपन क्या कहते थे? सरस्वती कंठाभरण। क्यों? क्योंकि 85 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, और इसी पाठशाला को 1199 ईस्वी में किसने तुड़ा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बनाया क्या था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। मित्रों याद ध्यान रखिएगा, यह जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद बताओ किसको कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। और साथ के साथ ध्यान रखना, इस 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह पीर का उर्स लगता। बताओ किसका लगता है? पंजाब शाह पीर का उर्स लगता। पंजाब शाह पीर का क्या लगता है दोस्तों? उर्स भी लगता है। और इसी पाठशाला को दोस्तों अपन राजस्थान की कौन सी मस्जिद कहते हैं? राजस्थान की अपन कहते हैं प्रथम मस्जिद, और पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मित्रों अपने को संस्कृत पाठशाला के बारे में, जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको पृथ्वीराज के काल में सरस्वती कंठाभरण तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद, और पंजाब शाह पीर का क्या लगता है? उर्स। यहां तक लिखे, फिर चलते हैं आगे। अब देखना दोस्तों, ये है अपने अजमेर में संस्कृत पाठशाला। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया जाता है। यहां तक अपन ने देखा, पहले विग्रहराज चतुर्थ जो है उसने अपने बिसलपुर सागर का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ के काल में कला साहित्य विभाग का आयोजन हुआ, अपने साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसके अलावा इसने अपने क्या बनाया है? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला। ये कुछ अपने विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के निर्माण कार्य थे दोस्तों।
अब विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन कौन कौन से शासक थे और इसका क्या क्या कार्य था, उनके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं और फिर विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह है अपना विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ शासक है अजमेर का, और विग्रहराज चतुर्थ जो है इसका शासन काल कब से कब तक है, 1158 से लगा करके 1163 तक है। दोस्तों, मैं बात करूं विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन, तो यहां उत्तर में अपनी सीमा लगती है पंजाब। मित्रों ध्यान रखना, यहां पर अपनी सीमा लगती है पंजाब, और पंजाब में मित्रों एक जाति थी, उस जाति का नाम था बंडानक जाति। पंजाब में एक जाति का नाम था जिसका नाम था बंडानक जाति, और देवा बंडानक इसका मुखिया था। पृथ्वीराज के काल में भी वहां पर जाति बंडानक होगी, विग्रहराज चतुर्थ के काल में भी मित्रों जाति बंडानक होगी। मित्रों, मैं यहां बात करूं पृथ्वीराज के समकालीन शासक दिल्ली, तो दिल्ली में मित्रों जो शासक था तोमर वंश का तंवर तोमर। बताओ, जो शासक था उसका नाम बताओ क्या था, तंवर तोमर। मित्रों, इसके बाद अगर मैं दिल्ली में बात करूं या गुजरात की, तो मित्रों ध्यान रखना, इसके समकालीन जो गुजरात का शासक था, इसके समकालीन मित्रों गुजरात का जो शासक था वो का वही था कुमारपाल। बताइए शासक कौन सा पाल था, गुजरात का शासक था कुमारपाल। गुजरात में मैंने कहा दो भागों में गुजरात बंटा हुआ था, एक जगह जयसिंह सिद्धराज था, एक जगह कुमारपाल था। जयसिंह सिद्धराज कुमारपाल से पहले आया था, एक तरफ है कुमारपाल, और मित्रों इधर अपनी सीमा लगती है पाकिस्तान से। बताओ इधर सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे अपनी सीमा लगती है मित्रों अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में मित्रों एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम था मित्रों गजनी। बताओ गजनी का जो सूबेदार या गजनी का जो सरदार था उसका नाम था खुसरूसो। उसका नाम बताओ क्या था, खुसरूसो। ये अपने गजनी का सूबेदार था मित्रों, इसके बारे में भी ध्यान रखना। इस खुसरूसो का सेना नायक जिसका नाम था दोस्तों कुशाल शाह, इसका जो सेना नायक था उसका नाम मित्रों क्या था, कुशाल शाह। ये अपने इस विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन मित्रों शासक हुआ करते थे। ध्यान से देखें, विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन दिल्ली में तंवर तोमर है, पंजाब में भंडानक है, इधर अफगानिस्तान में खुसरूसो या इसका जो सेना नायक है वो ध्यान रखिएगा वो कुशाल शाह, इसका सेनापति कौन है, कुशाल शाह है। और दूसरा मित्रों ध्यान रखिएगा, दूसरा गुजरात में कौन सा शासक था, कुमारपाल। देखिएगा दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ जो है शासक बनते ही पंजाब के बंडानक जाति के विद्रोह का दमन करती है। विद्रोह को क्या किया जाता है, दमन किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इन बंडानकों को पराजित करके यहां के अधिकांश भौतिक भूभाग पर अधिकार किसने कर लिया था, पंजाब तक के विग्रहराज चतुर्थ ने। वे बंडानकों के विद्रोह का दमन कब किया जाता, इसका इतिहास में मित्रों कोई भी प्रमाण नहीं है कि कब इसको पराजित किया गया बंडानकों को। इतना ही कहा जाता है कि पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर बंडानक जाति को पराजित करके इस विग्रहराज चतुर्थ ने पंजाब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मित्रों उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। आगे दोस्तों ध्यान रखना, दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित किया। बताओ दिल्ली के तंवर तोमर को क्या किया जाता है, दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित करके विग्रहराज चतुर्थ जो है किस पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, और चौहानों की जो राजधानी है वो दिल्ली को बना देता है। और दोस्तों चौहानों का साम्राज्य दिल्ली तक विस्तार करने के कारण इस चौहान शासक या चौहान राजवंश का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए कि गोल्डन टाइम ऑफ चौहान एम्पायर, तो चौहान साम्राज्य का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो अपने विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि उस समय दिल्ली पर अधिकार करना कोई छोटी बात नहीं थी। दिल्ली का अधिकार करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के कारण, तंवर तोमर को पराजित करने के कारण विग्रहराज चतुर्थ का काल क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। कौन सी ईस्वी में पराजित किया इसका भी इतिहास में उल्लेखित नहीं है। मित्रों 10वीं सदी तक जो भी घटनाक्रम, 11वीं सदी तक और 12वीं सदी तक भी अगर अपन देखें तो पृथ्वीराज चौहान से पहले जो भी चौहान राजा आए हैं उनकी इतिहास में मित्रों कोई प्रमाणिक तिथियां उल्लेखित नहीं मिलती। सबसे बड़ा कारण यही है, इसीलिए यहां से जो है प्रश्न कम बनते हैं सांबर के चौहानों से और अजमेर के चौहानों से, क्योंकि प्रमाणित इतिहास नहीं है। जैसे ही पृथ्वीराज आया, पृथ्वीराज के काल से मित्रों इतिहास जो है वो प्रमाणित
प्रामाणिक माना जाता है। उससे पहले के ऐतिहासिक तथ्य जो है वो केवल और केवल किंवदंती के आधार पर लिखे गए, प्रमाणिक स्रोत नहीं माने गए हैं। इस कारण अपन कन्फर्म तिथि नहीं लिख सकते। इधर मित्रों ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ जो है इसने अपने गुजरात के कुमारपाल को भी क्या किया था, पराजित किया। कुमारपाल को भी मित्रों क्या किया जाता है, गुजरात के कुमारपाल को भी दोस्तों क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। और मित्रों विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर कुशाल सा आक्रमण करता है, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ इस कुशाल सा को बंधक बना लेता है। इस कुशाल सा को क्या बना लेता है, बंधक बना लेता है। ये सारे घटनाक्रम किस सन में वे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। केवल समकालीन शासक याद रखें, दिल्ली में तंवर तोमर था, पंजाब में भंडानक जाति थी, गजनी में खुसरूसो था जिसका सेनापति कुशाल सा था। इस कुशाल सा को विग्रहराज चतुर्थ बंधक बनाता है। इस कुमारपाल को मित्रों क्या करता है, पराजित करता है और दिल्ली के शासक तंवर तोमर को भी पराजित करता है। ये अपने विग्रहराज जो है इस विग्रहराज चतुर्थ के प्रमुख सैनिक अभियान माने जाते हैं। यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं आगे। ये है अपने दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन शासक के। और अब एक दो लाइन विग्रहराज चतुर्थ में लिख करके विग्रहराज चतुर्थ का विधिवत समापन करते हैं। अगला बिंदु क्या लिख सकते हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित कर दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित कर दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया, चौहानों की राजधानी बनाया। इस कारण चौहानों की राजधानी बनाया। इसी कारण बताओ चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। चौहानों का जो स्वर्ण काल है दोस्तों वो बताइए किसका काल कहलाता है, विग्रहराज चतुर्थ का क्या कहलाता है, काल कहलाता है। इस बात को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मित्रों आपको पता है एक इतिहासकार, एक साहित्यकार जिसका नाम था किलहॉर्न, उस किलहॉर्न ने इस विग्रहराज चतुर्थ के बारे में क्या कहा था, क्योंकि यह कवियों का शरणदाता था और खुद भी साहित्यकार था, इस कारण कहा कि यह तो जो है अपने भावभूति वे कालिदास की होड़ में खड़ा रह सकता था। ऐसा कथन भी बताओ किसने कहा था, किलहॉर्न ने कहा था। किसके बारे में कहा था, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो अगला बिंदु अपन लिख सकते हैं, विग्रहराज चतुर्थ कालिदास वे भावभूति के समान, भावभूति के समान साहित्यकार है। दूसरी भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं, साहित्यकार था अथवा के समान खड़ा रह सकता है। एक ही बात है,
खड़ा रह सकता, ये कथन किसने कहा था? किलहॉर्न ने कहा था। और किलहॉर्न बड़े इतिहासकार है, साहित्यकार है। ये तीन बातें अपने को पता होनी चाहिए। यह है दोस्तों अपने विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। और विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल दोस्तों सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ है नहीं विग्रहराज चतुर्थ में। देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ जो है, इनकी उपाधि क्या थी? कवि बंधु थी। इनके इतिहास की जानकारी ललित विग्रहराज से मिलती है और एक मिलती है बिसलदेव रासो से। और उनमें क्या क्या जानकारी है बता रखी है। ललित विग्रहराज में तो इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और यहां पर अपने राजमती के साथ प्रेम कथा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और दूसरा मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक लिखा था। खुद ने एक नाटक लिखा, हरिकेली। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसी के काल में एक साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ। जो आयोजन करवाया किसने था? पद्मनाभ ने, लेकिन अध्यक्षता सोमदेव ने की। उसके बाद मैंने कहा बिसलपुर सागर भी बसाया और बिसलपुर नामक कस्बा भी बसाया था। और यह बिसलपुर टोडा राय सिंह में पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल में नागौर में चोखा महल, ध्यान रखिएगा, चोखा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद मित्रों अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और पृथ्वीराज तृतीय के काल में इस पाठशाला में 85 प्रकार के विषयों का अध्यापन होता। इस कारण मित्रों ध्यान रखिएगा, इसको सरस्वती कंठाभरण कहा गया। कालांतर में तुड़वा के 2.5 दिन का क्या बनवाया गया? झोंपड़ा बनवाया गया। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। और इससे पंजाब सा पीर का, यहां पर पंजाब सा पीर का क्या लगता है? उर्स लगता है। दोस्तों आगे मैंने इसके समकालीन शासक बताए। और समकालीन शासकों में पंडानक जाति को पराजित किया, गुजरात के कुमारपाल को पराजित किया, खुश रसाओं के कुशाल शाह को बंधक बना लिया था। और इसके अलावा मैंने कहा दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित किया था। इसके बाद मित्रों मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के तंवर तोमर को पराजित करने के कारण दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। और दिल्ली की राजधानी बनाए जाने के कारण दोस्तों इस चौहान वंश का या चौहान जो साम्राज्य है उसका स्वर्ण काल जो कहलाता है, वो स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। ये कुछ जानकारियां दोस्तों अपने को किसके बारे में याद रखनी है? विग्रहराज चतुर्थ अथवा बिसलदेव और विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के बारे में यहां पर सारी जानकारियां दोस्तों क्या होती है? समाप्त होती है। अब विग्रहराज चतुर्थ के बाद में मित्रों अगला देखना, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अगला शासक कौन बनता है? विग्रहराज जो चतुर्थ है, इस विग्रहराज चतुर्थ के बाद में मित्रों अगला जो शासक आता है उस शासक का नाम था अपार गांगे। बताओ उस शासक का नाम क्या था? अपार गांगे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो अगला शासक आता मित्रों, उस शासक का नाम क्या था? अपार गांगे था। अब जैसे ही मित्रों ये अपार गांगे शासक बनता है, अपार गांगे के शासक बनते ही मित्रों इस अपार गांगे की हत्या, ध्यान रखना, अपार गांगे की जो हत्या की जाती है वो अपार गांगे की हत्या मित्रों किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा अपार गांगे की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये 1.5 साल तक शासन रहा था और अपार गांगे की हत्या कर दी जाती है पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। अब ये पृथ्वीराज द्वितीय कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में ध्यान रखना,
पृथ्वीराज द्वितीय जो है ये जगदेव का पुत्र है। बताओ किसका पुत्र है? जगदेव का पुत्र है। और ये जो जगदेव कौन है मित्रों? जगदेव के बारे में तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि जगदेव जो है इसने अर्णोराज की हत्या की थी। जगदेव ने किसकी हत्या की थी? अर्णोराज यानी अन्ना जी की हत्या की थी। और उसी जगदेव के पुत्र ने पृथ्वीराज ने अपार गंगे की। अपार गंगे और पृथ्वीराज रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। यानी मैं लिख सकता हूं पृथ्वीराज द्वितीय जो है इसने अपने भाई की क्या की थी? हत्या की थी। और भाई की हत्या करने के कारण जो इतिहास में मित्रों अपने भाई की हत्या करे उसको अपन कहते हैं बात्र हंता। बताओ कौन सा हंता? बात्र। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों में बात्र हंता कौन है जो अपने भाई की हत्या करता है? पिता की हत्या करे पितृ हंता, भाई की हत्या करे बात्र हंता, पत्नी की हत्या करे भार्य हंता, और अपने जो है भाई वाला बात्र हो गया, पिता वाला पितृ हो गया, माता वाला मात्र हो गया और पत्नी वाला भार्य हंता हो गया। तो चौहानों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बात्र हंता यानी भाई की हत्या करने वाला कौन है? पृथ्वीराज द्वितीय। तो अपार गंगे जो है इसकी हत्या कर दी जाती है पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। और अपार गंगे के बाद में मित्रों अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम था सोमेश्वर। बताओ अगला जो शासक बनता है उसका नाम था मित्रों सोमेश्वर। और सोमेश्वर का जो शासन काल था वो था 1166 से 1177 तक। अब मित्रों सोमेश्वर के बारे में दो लाइनें और याद रखनी पड़ेगी। सोमेश्वर के बारे में क्या याद रखना है मित्रों? सोमेश्वर के बारे में याद रखना, ये पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर। इनके बारे में इनके दरबारी मंत्री, इनके मंत्री, और मंत्री का नाम था मित्रों केमास राठौड़। बताओ मंत्री का नाम क्या था? केमास। इसी केमास को अपन कह सकते हैं कदमवास राठौड़। इसी केमास को अपन कहते हैं कदमवास राठौड़ ने मित्रों ध्यान रखना, कदमवास राठौड़ ने आई छत्तरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बताओ कौन से गढ़ का निर्माण करवाया था? आई छत्तरगढ़ दुर्ग का क्या करवाया जाता है? आई छत्तरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। इस बात का भी मित्रों अपने को विशेष ध्यान रखना है। यानी सोमेश्वर के काल में केवल एक कार्य होता है और वो कार्य कौन सा होता है? आई छत्तरगढ़ दुर्ग का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? सोमेश्वर के मंत्री। मंत्री का नाम था केमास या कदमवास। और इसी सोमेश्वर का जो उत्तराधिकारी बनेगा उसी उत्तराधिकारी का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। और इसी उत्तराधिकारी का नाम बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। यानी चौहानों का सबसे शक्तिशाली जो शासक था और जहां से परीक्षा में प्रश्न आएगा, जिसे अंतिम हिंदू राजा भी कहते हैं, उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। तो अगला जो अपना शासक आएगा चौहान साम्राज्य में उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। यहां तक का मित्रों घटनाक्रम अपने को याद होना चाहिए। क्या याद है? सरल सा है। विक्रयराज के बाद में अगला शासक आया अपार गंगे। अपार गंगे का चचेरा भाई था पृथ्वीराज और इसी पृथ्वीराज ने अपने भाई की हत्या कर दी। और जो अपने भाई की हत्या करे उसे बताओ कौन सा हंता कहते? बात्र हंता। तो बात्र हंता हो गया पृथ्वीराज। पृथ्वीराज किसका पुत्र था? जगदेव। यानी जगदेव जो है वो जगदेव जो है उस जगदेव का पुत्र है। और जगदेव ने भी हत्या की थी अर्णोराज की और जगदेव के पुत्र ने भी हत्या कर रहे, यानी दोनों बाप बेटे हत्यारे हैं। बाप ने यानी अपने जगदेव ने तो हत्या की थी अर्णोराज की और बेटे ने हत्या की है अपने भाई अपार गंगे की। और अपार गंगे के बाद में इस पृथ्वीराज द्वितीय का वंशज जिसका नाम था सोमेश्वर, सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर के काल में केमास राठौड़ ने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया और इसी सोमेश्वर के बाद में अगला राजा बनता है मित्रों जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। यहां तक लिखें, फिर चलते हैं आगे।
अब देखना, आगे बढ़ते हैं, सीधा सा आगे चलते हैं। अगला जो अपना सबसे महत्वपूर्ण शासक है मित्रों, उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान, जिसे अपन पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। बताओ, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे अपन राय पिथौरा उपनाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज अथवा राय पिथौरा। और ये पृथ्वीराज या जो राय पिथौरा है दोस्तों, इनका शासन काल क्या है? 1177 ईस्वी से लगा करके 1192 ईस्वी तक। 1177 से लगा करके 1192 ईस्वी तक जो है शासन करता है पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय की साधारण जानकारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साधारण जानकारी मित्रों ध्यान रखना, पृथ्वीराज का जो जन्म होता है, पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी कहां पर होता है? अनिहल पाटन। और ये अनिहल पाटन स्थान दोस्तों कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म होता है 1166 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, 1166 ईस्वी जो था, उस 1166 ईस्वी में जो है अनिहल पाटन गुजरात का क्या हो, अनिहल पाटन जो है वो अनिहल पाटन गुजरात में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखिएगा, अगला बिंदु अपने को ध्यान में रखना है। इनका जन्म तो हो गया, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है सोमेश्वर। अगला बिंदु, पिता का नाम पता है? सोमेश्वर। पिता का नाम सोमेश्वर। माता का नाम कर्पूरी देवी। बताओ, माता का नाम कौन सी देवी? कर्पूरी देवी। अगला बिंदु दोस्तों देखिएगा, माता का नाम कर्पूरी देवी। उसके बाद में भाई का नाम या पहले पत्नी का नाम लिख लेते हैं। पत्नी का नाम मित्रों ध्यान रखना संयोगिता। और ये संयोगिता कौन है? जयचंद गढ़वाल की पुत्री। पुत्री का नाम बताओ क्या था? संयोगिता। और संयोगिता उस समय दिल्ली शासक अनंगपाल और पृथ्वीराज के संबंध आगे देखेंगे, दिल्ली के शासक अनंगपाल के साथ। मित्रों ध्यान रखिएगा, पत्नी संयोगिता, पुत्र का नाम क्या था? गोविंदराज। पुत्र का नाम बताओ क्या था? गोविंदराज। पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था मित्रों गोविंदराज। और पृथ्वीराज के पुत्र का नाम गोविंदराज। भाई का नाम मित्रों क्या था? हरिराज। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के भाई का नाम क्या था? हरिराज। अगला बिंदु मित्रों, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। 11 वर्ष की आयु में क्या बने? 11 वर्ष की आयु में शासक। और जब 11 वर्ष की आयु में शासक बने तो दोस्तों आप बताओ, 11 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या इतने बड़े राज्य में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। इस कारण इसकी संरक्षिका का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी राज कार्य चलाने के लिए राजा तो पृथ्वीराज रहेगा, लेकिन फैसले इसका संरक्षण कौन करेगी? संरक्षिका इस पृथ्वीराज की माता बनती है। माता का नाम कौन सी देवी है? कर्पूरी देवी है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज की उपाधि, ये उपाधि धारण करता है, हालांकि जयचंद गढ़वाल देता है, लेकिन इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि ये उपाधि धारण करता है। और इसकी उपाधि बताओ कौन सी थी? दल पुंगल। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह उपाधि जयचंद गढ़वाल ने दी थी। दल पुंगल, जिसे अपन कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। बताओ, दल पुंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज जो है, इस पृथ्वीराज का घोड़ा, और पृथ्वीराज का मित्रों जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? नाट्यरंबा। पृथ्वीराज का जो घोड़ा था, इस घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। ये नाचने में निपुण था। बताओ, नाचने में क्या था? ये नाट्यरंबा नाचने में निपुण। और नाचने में निपुण होने के कारण दोस्तों इसका घोड़ा कौन सा रंबा कहलाता है? नाट्यरंबा कहलाता है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु अपने को ध्यान में रखना है। अगला बिंदु क्या ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज जो चौहान है, घोड़े का नाम नाट्यरंबा हो गया। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी कौन सी थी? तो मित्रों ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की जो आराध्य देवी थी, ये थी चामुंडा माता। पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी बताओ कौन सी माता थी? चामुंडा माता। और इसी कारण इसने चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था अजमेर में।
अगर आपसे परीक्षा में सीधा पूछा जाए कि चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, तो वो मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग में है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी उसका नाम भी चामुंडा माता था, और उस चामुंडा माता का निर्माण किसके द्वारा करवाया, चामुंडा माता मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अजमेर में करवाया जाता है। इसके अलावा मित्रों अपने को पृथ्वीराज चौहान के बारे में ध्यान रखना है। पृथ्वीराज जो चौहान है इनकी आराध्य देवी चामुंडा माता अजमेर हो गई, और इसके अलावा घोड़ा हो गया, 11 वर्ष की आयु हो गई पृथ्वीराज के बारे में। और पृथ्वीराज का सेना अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज का सेना अध्यक्ष कौन था, तो मित्रों ध्यान रखना पृथ्वीराज का जो सेना अध्यक्ष था उसका नाम था भुवनेकमल। उसका नाम मित्रों बताओ क्या था, भुवनेकमल। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज के दरबार में प्रधानमंत्री कौन था, यानी तो सबसे प्रमुख जो मंत्री था, तो मित्रों वो था कदमवास राठौड़। जो इसके पिता के दरबार में था वही इसी के दरबार में था, कदमवास राठौड़। सेना अध्यक्ष तो थे भुवनेकमल, और जो है इनके प्रधान मंत्री थे, यानी मुख्य जो मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था कदमवास राठौड़। ये कदमवास राठौड़ इनके पिता सोमेश्वर के दरबार में भी थे, जिन्होंने नागौर के किले का क्या करवाया, निर्माण। यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं आगे। पृथ्वीराज की एक पत्नी अपने इच्छिनी भी है, ध्यान रखना, इच्छिनी आबू की राजकुमारी थी, उसके बारे में भी लिखेंगे। संयोगिता के अलावा एक पत्नी और ऐड कर सकते हैं आप, इच्छिनी। ये पृथ्वीराज की सामान्य जानकारी लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये है दोस्तों अपने पृथ्वीराज तृतीय का सामान्य परिचय। इनका जन्म क्या हुआ, कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इन सभी बिंदुओं पर अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार अपने चौहान साम्राज्य में दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है, वो सबसे महत्वपूर्ण शासक की कौन सा राज है, पृथ्वीराज। इससे पहले विग्रह राज भी था, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय ही सबसे महत्वपूर्ण शासक है, और विग्रह राज। इन दोनों से परीक्षाओं में अब तक प्रश्न सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। बाकी शासकों से तो हो सके तो 3 बार या 4 बार पूरे आज तक ही प्रश्न आया है, तो इन्हीं 2 शासकों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा। जन्म के बारे में ध्यान रखना 1166, अनियल पट्टन स्थान गुजरात में। शासक बना तब बताओ मात्र आयु कितनी थी, 11 वर्ष। आजकल के जो नौजवान है 11 वर्ष की आयु में 5वीं क्लास पास नहीं कर पाते, और पृथ्वीराज चौहान देखो 11 वर्ष की आयु में तो शासक बन गया, और 16 वर्ष की आयु में तो मित्रों ये धूम धड़ाका कर देगा। धूम धड़ाका का अर्थ है कि आसपास के सभी सैनिकों को या आसपास के पड़ोसी जो राजा थे उनको क्या कर देगा, तेस नेस कर देगा, सबको पराजित कर देगा।
अपने पुत्र का नाम गोविंदराज, भाई का नाम हरिराज। 11 वर्ष की आयु में बना तो खुद स्वतंत्र निर्णय लेने में असक्षम था, इस कारण संरक्षिका बताओ किसको बनाया जाता है? कर्पूरी देवी को। बताओ संरक्षिका किसको बनाया जाता है? कर्पूरी देवी। उपाधि बताओ कौन सी थी? उपाधि थी दल पुंगल यानी विश्व विजेता, और घोड़ा था मित्रों नाट्य रंबा जो नाचने में निपुण था, और आराध्य देवी चामुंडा माता सेना अध्यक्ष भुवनेकमल। दोस्तों जल्दी लिखें फिर चलते हैं आगे। यहां तक लिख लिया दोस्तों, तो सभी आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान, यानी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वानों के बारे में मैं मित्रों चर्चा करूं तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वानों में देखना, सबसे पहला दरबारी विद्वान तो जिसके बारे में कहा जाता है 7 जन्म 7 मरण, और उसका नाम था चंद्रबरदाई। नंबर 1 पर दोस्तों अपने को पता होना चाहिए, इसका जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने मित्रों कौन सा ग्रंथ लिखा था? चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो के बारे में मित्रों अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज रासो को पूरा जल्लड़ ने लिखा था, और पृथ्वीराज रासो को उद्धारक जो है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। क्योंकि जब मैंने इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ाया था उस समय भी मैंने पढ़ाया था एक ही चीज को बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना। पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है ये 18 भागों में विभक्त है। बताओ कितने भागों में विभक्त है? 18 भागों में विभक्त है। मित्रों ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है 18 भागों में विभक्त है, जिसमें से ध्यान रखना 18 भागों में से 8 भाग तो लिखे थे अपने पृथ्वीराज, अपने 8 भाग तो लिखे चंद्रबरदाई ने। ध्यान रखना 8 भाग लिखे चंद्रबरदाई ने, और उसके बाद में 6 भाग लिखे थे राजाबाई ने। बताओ 6 भाग किसने लिखे थे? राजाबाई जो पत्नी थी। 6 भाग लिखे गए राजाबाई के द्वारा। और मित्रों ध्यान रखना 4 भाग जो अंतिम 4 भाग थे वो 4 भाग अंतिम जलहण ने लिखे थे। यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में या इस किताब में 18 पाठ है, जिसमें से 8 पाठ तो चंद्रबरदाई खुद ने लिखे थे, 6 भाग लिखे राजाबाई ने, और 4 भाग लिखिएगा, ध्यान रखिएगा जो 4 भाग था वो 4 भाग किसने लिखे थे? जलहण ने लिखे। बताओ 4 भाग किसने लिखे थे? जलहण ने। दूसरा इसका जो दरबारी विद्वान था, नंबर 2 का दरबारी विद्वान उसका नाम था जैनायक भट्ट। नंबर 2 के जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था मित्रों जैनायक भट्ट। और जो जैनायक भट्ट है, इस जैनायक भट्ट का जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय, जिसमें पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन है। बताओ इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। जबकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। नंबर 3 पर जनार्दन, नंबर 3 पर इनके दरबारी विद्वान का नाम था जनार्दन। और नंबर 4 के जो इनके दरबारी विद्वान थे मित्रों उनका नाम था वागीश्वर। नंबर 4 पर इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम बताओ दोस्तों क्या था? वागीश्वर। ये जो है वो अपने प्रमुख रूप से 4 इसके दरबारी विद्वान है, और 4 दरबारी विद्वान होने के कारण इसको विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। और भी कई छोटे छोटे थे लेकिन ये 4 प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना पूरी जलहण ने की थी, जबकि इसका उद्धारक मित्रों किसको कहते हैं? कर्नल टोड को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रसिद्ध किसने किया था? कर्नल जेम्स से टोड ने किया था। यहां तक की जानकारी दरबारी विद्वानों तक की जानकारी अपने को पता होना चाहिए। और इसके बाद जो है पृथ्वीराज के 1-2 निर्माण कार्य, दिल्ली में पित्तौरायगढ़ वगैरह बनाया, अजमेर में इन्होंने कला साहित्य विभाग, वो पढ़ करके पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सैनिक अभियानों के ऊपर मित्रों चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आशा करते हैं कि आज जो पढ़ाया सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फिर मिलते हैं दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के सैनिक अभियानों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।